तो बच्चों, हाँ आई थिंक कि अभी तक आपने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, मैं उन चीजों को फिर से रिपीट कर देता हूं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कौन सा है। रिन्यूएबल जिसको कि हम लोग फिर से विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट ऑल, ठीक है, और इफ इट विल बी रिप्लेनिश्ड इट विल टेक अ लॉट ऑफ अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम, अ ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब क्या है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको फिर से दोबारा बनने में, सपोज करिए कि कोल या पेट्रोलियम, पेट्रोल आप जान रहे हैं, पेट्रोल क्या है कि किसी लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं हो सकता है। पेट्रोलियम वो पेट्रोलियम तेल का खदान से मिलता है, उससे उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो अगर पेट्रोल समझ लीजिए खत्म हो गया तो फिर इस पेट्रोल को फिर से बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का टाइम लगेगा। मतलब हमारे कितने जनरेशन्स खत्म हो जाएंगे तब भी ये पेट्रोल बना हुआ नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, तो उसी तरह से क्या है कि कोल का भी यही कंडीशन है। तो ये क्या है, वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी नेचुरल सोर्स है, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स फॉर अस। नहीं, कोल हो, पेट्रोलियम हो, ये सब क्या है, ये हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सारा नेचुरल रिसोर्स भी अगर खत्म हो जाता है, इफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज गेट कंज्यूम्ड और गेट एग्जॉस्टेड, इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड एट ऑल, ठीक है। कोल हो, पेट्रोलियम हो, इसको हम लोग दोबारा बना नहीं सकते, दोबारा ये हमें मिल नहीं सकता है। बात समझ रहे हो ना? ओके, तो बच्चों बात ये है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में आपको पता है कि कौन कौन सा एनर्जी है जिसको कि आप फिर से रिप्लेनिश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल वैसा है जिसको कि आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते हो, फिर से बना नहीं सकते हो। अरे सिंपल सा बात है, कुर्सी टूट गया, क्या दिक्कत है? कुर्सी टूट गया तो फिर से हम लोग उसको पिघला के प्लास्टिक का कुछ सामान बना सकते हैं? नहीं, तो हम लोग क्या किए, इसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही है। अच्छा, एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल क्या है भाई? एग्जॉस्टिबल मतलब जो कि जिसका खपत हो जाए, नॉन एग्जॉस्टिबल जिसका खपत नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लो कि हम लोग बात करें सॉइल की, सॉइल, ठीक है, या बात करते हैं वाइल्ड लाइफ, जो जानवर है, क्योंकि फूड चेन में या फिर एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए तो सब चीज का उतना ही जरूरत है। तो वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए एक तरह का रिसोर्स है। नहीं, वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगा तो हम लोग इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज का कुछ इंपॉर्टेंस है। वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट, मान लो बहुत सारा फॉरेस्ट कट रहा है, लेकिन क्या ऐसा है कि फॉरेस्ट फिर दोबारा बन नहीं सकता है? एकदम बन सकता है। आप कुछ दिन के लिए छोड़ दो, आप अगर कोई पेड़ पौधा नहीं लगाओगे फिर भी जंगल बन जाएगा। नहीं, तो क्या है कि फॉरेस्ट ये सब एग्जॉस्टिबल नहीं है, ये खत्म नहीं होने वाला है। सॉइल, आप कितना भी इसको यूज करो सॉइल खत्म होगा क्या? नहीं होगा कभी। सोलर एनर्जी कितना भी यूज करो खत्म होगा? नहीं होगा। वाटर कितना भी यूज करो खत्म होगा? नहीं होगा। कौन सा वाटर? पीने वाला वाटर खत्म हो जाएगा। पीने वाला वाटर इनफैक्ट खत्म हो रहा है, लेकिन पानी ऐसा नहीं है कि पीने वाला खत्म हो गया तो पानी नहीं। पानी तो अरे यार 70% ऑफ अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वाटर ओनली। नहीं, इतना तो पानी है। यह है कि पीने के पानी का बहुत अकाल पड़ने वाला है आने वाले कुछ वर्षों में। पीने के पानी का बहुत अकाल पड़ने वाला है, लेकिन पानी खत्म नहीं होगा, चाहे आप कितना भी यूज कर लो उसको, पानी कभी खत्म नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हो ना? तो उस तरह से ये सब क्या है ना, नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है, या इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जिसका कभी खपत नहीं होगा, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और नॉन एग्जॉस्टिबल कौन सा है? पेट्रोलियम, कोल, कितना भी हो, है तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही ना। आप मान लो कहीं पर कोल माइंस मिला, ठीक है, पता चला कि वहां पर 1 ट्रिलियन टन कोल है। 1 ट्रिलियन टन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 1 ट्रिलियन टन कभी खत्म तो हो सकता है ना?
हाँ, अगर खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग क्या करेंगे? तब क्या हम इसको बना पाएंगे कभी किसी भी कीमत पे? नो, नॉट एट ऑल। हम लोग इसको फिर दोबारा से बना नहीं सकते हैं। तो क्या होता है ना, ये सब एग्जॉस्टिबल है, मतलब अगर एक बार इस सब का खपत हो रहा है तो कम होता जा रहा है। धीरे 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 एक टाइम आएगा जब कोल नहीं बचेगा, इस पूरे दुनिया में कोल नहीं बचेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं बचेगा, ना डीजल, ना केरोसिन, ना पेट्रोल, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो बहुत मात्रा में है। लेकिन बहुत मात्रा भी तो लिमिटेड ही है ना, वो बढ़ नहीं रहा है या वो बढ़ नहीं सकता है। वो दिन ब दिन घटता जरूर जाएगा लेकिन वो बढ़ेगा कभी नहीं। और जिस हिसाब से हम लोग पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का या कोल का यूज करते हैं, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये सब पूरा खत्म हो जाएगा, और पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है, वी कांट रिप्लेनिश इट। बात समझ रहे हो ना? तो ये हुआ एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब जिसका खपत होता है, और नॉन एग्जॉस्टिबल या इन एग्जॉस्टिबल का मतलब जिसका खपत नहीं हो सकता है। मतलब आप कितना भी उसको यूज करो वो खत्म नहीं होगा। सॉइल कभी खत्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी आप कितना भी धूप खाना शुरू कर दें इंसान, फिर भी धूप खत्म नहीं होने वाला है, वाटर खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो जो खत्म हो जाएगा वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और जो नहीं खत्म होगा वो इन एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है। और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल भी आप समझ गए। रिन्यूएबल जिसको कि हम लोग फिर से बना सकते हैं, फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल कौन होता है? जिसको हम लोग रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्स को भी मैंने बता ही दिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज वैसा है जो कि हमको नेचर से मिलता है, और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से नहीं बल्कि मैन मेड, जिसको कि इंसान ने बनाया। चलिए, तो उस नेचुरल रिसोर्स में बच्चों आपका जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोगों को पढ़ना है दैट इज कोल। ठीक है, कोल। देखिए, इससे पहले अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किस चीज का? पेट्रोल, फ्यूल का। फ्यूल क्या होता है? वैसा कोई चीज जो खुद जलता है, नहीं, जल के जो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे, स्पेशली हीट एनर्जी, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूल। वो हीट एनर्जी हम लोग बहुत चीज में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने में, तो कोई पावर प्लांट चलाने में, बहुत चीज में। ठीक है, तो फ्यूल वही है। अच्छा, फ्यूल का मैंने कुछ कुछ कैरेक्टर्स दिया था आइडियल फ्यूल का। क्या? रेडिली अवेलेबल हो, चीप हो, बहुत कम स्मोक दे, बहुत कम एश दे, बहुत इजीली टू हैंडल हो, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो। नहीं, इग्निशन टेम्परेचर के भी बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, इजंट इट? ओके, चलिए, तो अब हम लोग कोल के बारे में थोड़ा सा हम लोग फ्यूल्स का टाइप देख लेते हैं। फ्यूल्स को मैंने बता दिया था, तो अब जो फ्यूल्स का टाइप है दैट इज सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल आप समझ रहे हो, सॉलिड फॉर्म में हो। लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल क्या होता है? जो लिक्विड फॉर्म में हो। गैसियस फ्यूल, जो गैसियस फॉर्म में हो। अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी पेट्रोलियम की। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से, कोल एंड पेट्रोलियम में से, तो जो हमारा कोल है, कोयला, कोल इज अ सॉलिड फ्यूल, सॉलिड रूप में होता है। ठीक है, पेट्रोलियम इज लिक्विड फ्यूल। ये पेट्रोलियम का को आपने सुना होगा कभी, न्यूज चैनल में बोलता है कच्चे तेल का कुआं, या कच्चा तेल, या बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया। आपने सुना होगा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। तो ये जो कच्चा तेल होता है ना बच्चों, ये कच्चा तेल ही दिस पेट्रोलियम। एक्चुअली हमें कहीं से पेट्रोल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुआं से पेट्रोल डायरेक्ट मिल रहा है या कुआं से डायरेक्ट डीजल मिल रहा है, नहीं। कुएं से हम लोगों को, मतलब मान लो कहीं पर अगर कहीं पे तेल का कोई वेल मिल गया, इफ एनी कंट्री गॉट अ वेल ऑफ ऑयल और वेल ऑफ पेट्रोलियम, इट मीन्स कि उस कुएं में पेट्रोलियम मिला है उन लोगों को। क्या मिला है? पेट्रोलियम। ठीक है, अच्छा, ये पेट्रोलियम जो है, इस पेट्रोलियम को निकाल के बाहर, ठीक है, वो मान लो कुआं है, उसमें बहुत सारा पेट्रोलियम मिला है, तो इस पेट्रोलियम को बाहर निकाल के फिर इसको जला के, इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके, बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो सब कुछ करके क्या होता है, इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है। मैंने पहले ही बताया था कि एक आटा है ना, आटा भी छोड़ दो, एक गेहूं है, व्हीट,
उस व्हीट से आप देखो कितना प्रोडक्ट्स बनता है। उस व्हीट से ही आटा बन गया, उस व्हीट से मैदा बन गया, और उस आटे का फिर रोटी बन गया, पराठा बन गया, पूड़ी बन गया, आलू पराठा बन गया, मैदा से फिर मैदा से बिस्किट्स बन गया, मैदा से रोल बन गया, मैदा से और पता नहीं क्या 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 बन गया। अच्छा, मैदा से जितना चीज बना और व्हीट से जितना चीज बना, आटा से जितना भी चीज बना, वो सब एक्चुअली में किससे बना है भाई? वो सब किससे बना है? व्हीट से। बात समझ रहे हो ना? ये सब व्हीट का ही डेरिवेटिव है ना। ओफो, बात समझो, ये सब व्हीट का ही डेरिवेटिव है ना। रोटी किसका डेरिवेटिव? रोटी बनाए आटा से, आटा बनाए व्हीट से, है ना। पूड़ी किसका है? पूड़ी बनाए आटा से, आटा बना है व्हीट से। बिस्किट, बिस्किट किसका है? प्रोडक्ट है। बिस्किट बना है मैदा से, मैदा बना है व्हीट से, है ना। तो इनडायरेक्टली दे आर दिस, ऑल दिस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू व्हीट। दैट मीन्स कि व्हीट हो गया इन लोगों का ग्रैंडफादर, है ना। व्हीट से ही सारा कुछ बना हुआ है। नाउ तो उसी तरह से ये जो पेट्रोलियम है ना, इस पेट्रोलियम को मान लो बच्चों व्हीट। तो इस पेट्रोलियम से, व्हीट से जैसे आटा, आटा का रोटी, चावल, चावल नहीं मतलब रोटी पराठा जो भी बन रहा था, तो पेट्रोलियम का क्या क्या, पेट्रोलियम से क्या क्या बन रहा है? पेट्रोलियम से बन जाता है पेट्रोल, और बन जाता है डीजल, और बन जाता है केरोसिन, ठीक है, बहुत सारे कुछ। तो हम लोग जब पेट्रोलियम पढ़ेंगे तो हम लोग इन चीजों को थोड़ा वृहत रूप में पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, गैस फ्यूल में क्या हो जाता है? जैसे आप एलपीजी यूज करते हो, एलपीजी क्या है? गैसियस फ्यूल है। ये एलपीजी कहां से आता है? यही जो तेल का कुआं होता है, ये जो पेट्रोलियम का कुआं है बच्चों, इसी कुएं में मान लो कि इतना इतना अंदर तक है कुआं, मान लेते हैं। तो यहां तक अगर तेल है, मान लो कि इतना गहरा है कुआं, ठीक है। सपोज करते हैं कि कुआं मेरा इतना गहरा है ना। इतना गहरा अगर कुआं है और यहां तक अगर पेट्रोलियम है, इतना गहरा कुआं है और यहां तक क्या है? पेट्रोलियम है, ठीक है। तो इस पेट्रोलियम के कारण क्या होता है ना कि यहां तक कुआं है, तो समवेयर अबाउट यहां तक क्या होता है कि इस पेट्रोलियम के कारण, इस पेट्रोलियम का गैस यहां पे पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये सामान है, ये कुछ है, ये पूरा पेट्रोलियम है। तो इसका पेट्रोलियम का जो गैस है वो क्या है? यहां तक रहता है, ठीक है। ये जो एरिया हो गया आपका, तो ये जो एरिया हो गया ना बच्चों, ये जो गैस है दैट इज नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसीलिए तेल तक पहुंचने से पहले गैस को बाहर निकाला जाता है। इसीलिए ना पेट्रोलियम का जहां पे काम होता है वो सब जगह बहुत रिस्क वाला होता है। क्यों? क्योंकि ये जो गैसेस हैं, इन गैसेस को कोई भी कंज्यूम कर लेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। दे आर अ थ्रेटनिंग टू द लाइफ। वो सब तो बहुत लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत खराब है। खा नहीं सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, बस उसका यूज मशीनरी चीजों में बहुत है। इसलिए दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि यहां तक जो गैस है दैट इज कॉल्ड नेचुरल गैस, और ये नेचुरल गैस का ही यूज करते हैं हम लोग एलपीजी बनाने में, और जो कुछ कुछ गैसियस फ्यूल्स होता है, ठीक है। तो गैसियस फ्यूल ये हो गया, कोल ये हो गया, पेट्रोलियम ये हो गया। अच्छा, कोल और पेट्रोलियम का बच्चों बनना, ये जो बनना है ये एक्चुअली अभी भी मिस्टीरियस है। माना यही जाता है कि जब ह्यूमन बीइंग नहीं थे इस धरती पर, या ह्यूमन बीइंग्स आ ही रहे थे धरती पर, तो क्या हुआ? जब ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे तो क्या था? पूरे धरती पर सिर्फ वाइल्ड लाइफ और जंगल ही था। तो क्या हुआ ना, बहुत बार ऐसा हुआ कुछ कुछ नेचुरल कैलामिटीज के कारण, आई रिपीट, जब ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे इस धरती पर, या फिर ह्यूमन बीइंग्स का सिर्फ इस धरती पर आना आगमन शुरू हुआ था, तो क्या हुआ? उस टाइम पूरे धरती पर क्या था? सिर्फ वाइल्ड लाइफ, जानवर, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर और गाछ वृक्ष थे। तो क्या हुआ? बहुत बार नेचुरल कैलामिटीज आया, नेचुरल कैलामिटीज लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक। तो ये जो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स वगैरह आता था, तो ये क्या करता था ना, इस मतलब भूभाग जो होता है, धरती फट जाता था। इट इज एज्यूम्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन बुक्स और साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्च यही बताते हैं कि बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज के दौरान क्या होता था? धरती फट जाता था, ठीक है।
ये जो धरती फट गया ना, ये धरती को फट जाने के बाद क्या होता था, आप ही समझो ना, आप जहां पे खड़े हुए, आप जहां पे बैठे हुए, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से धरती फट जाए तो क्या होगा, मैं नीचे चला जाऊंगा, है ना। कोई भी चीज रहे वो कितना भी स्ट्रांगली रहे, कितना भी फर्मली धरती पे खड़ा रहे, लेकिन अगर धरती ही फट जाएगी तो क्या होगा, सारा का सारा चीज अंदर। तो वही हुआ कि जब धरती फटी तो जितने भी वाइल्ड लाइफ थे और जितना भी प्लांट, सर्व्स, हर्ब्स, जो भी था, ट्रीज था, वो सब क्या हुआ, अर्थ के अंदर चला गया। ओके, अर्थ के अंदर जाने से बच्चों, अर्थ के अंदर तो आपको पता है कि अब धरती फट गया तो फिर धरती तो अब अपने आप फिर वो बंद भी तो हो जाता है ना, ऐसा नहीं है फटा हुआ ही रहेगा, जो आएगा उसके अंदर घुस गया। तो धरती फटा, उसमें सारा जानवर, गाछ पिक, जो भी जाना था, जो जहां पे जैसे फटा वो चला गया। तो क्या है, अब मान लो कहीं पर धरती फटा जहां पर सिर्फ जंगल था, ठीक है, वहां पे वाइल्ड लाइफ बहुत कम था, तो क्या हुआ कि जितना भी पेड़, वृक्ष वृक्ष था, सब लोग चला गया अंदर। अच्छा, कहीं पे हुआ जहां पे जंगल था लेकिन उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी बहुत थे, तो वहां पे क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ भी धरती के अंदर चला गया। अच्छा, तो बच्चों ये जो वाइल्ड लाइफ अंदर गया, बात समझ रहे हो, ये जो वाइल्ड लाइफ अंदर धरती के चला गया, वो क्या बन गया ना, फॉसिल्स बन गया। फॉसिल्स क्या होता है, द डेड एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स दैट हैज बीन ट्रैप्ड इन बिटवीन द रॉक्स इनसाइड द अर्थ। मतलब कि वैसा बहुत पुराना पुराना, जैसे डायनासोर्स, जब डायनासोर्स थे तो इंसान नहीं थे इस धरती पे, तो जब डायनासोर्स लोग, वो लोग क्या हुआ कि वो धरती फटने से अंदर जो गए तो वो कुछ कुछ रॉक्स के बीच में दबा गए। रॉक्स के बीच में जो दबा गए तो वो क्या हुआ ना, डिकम्पोजिशन उनका बहुत धीरे 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 हुआ। क्या हुआ, नीचे से धरती में बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि पता है आपको, अर्थ के सबसे निचले वाले क्रस्ट मेंटल कोर में जो इतना हीट है कि वहां पर रॉक्स भी मॉल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, आप समझिए कितना हीट होगा। और ऊपर से अर्थ का वजन तो कोई खैर सोच भी नहीं सकता है। तो आप सोचिए कि नीचे से उतना हीट और ऊपर से उतना ज्यादा वजन, प्रेशर, तो क्या हुआ ना, इसी के दौरान जो एनिमल्स थे वो भी उन प्लेसेस में दब गए, ठीक है, दब गए, और जो ट्रीज थे वो भी वैसे ही केसेस में अलग अलग जगह पे दब गए, ठीक है। तो क्या हुआ, अब धीरे 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 वो पहले 1 साल निकला, फिर 10 साल, फिर 50 साल, फिर 100 साल, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़ साल। इतना टाइम होने के बाद जब ह्यूमन बींग्स को बहुत दिमाग आ गया, जब ह्यूमन बींग्स के पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी और बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने इस पर वर्क करना शुरू किया। तो उन लोगों को पता चलने लगा, ज्योग्राफिकल जो जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों को कंडीशंस देख देख के पता चलने लगा, उन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि इस जगह पर, इस धरती के नीचे हो सकता है कि कुछ माइंस हो, या तो कोल मिल जाए या पेट्रोलियम मिल जाए। तो क्या हुआ, उस धरती को डिग आउट करना शुरू किया, और ऐसे एक्सपेरिमेंट करते 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 बहुत जगह पे उन लोगों को ऑयल वेल्स मिल गया। जैसे आपने सुना है इराक में बहुत बड़ा ऑयल वेल है। इराक बहुत सारे देश को पेट्रोलियम सप्लाई करता है क्योंकि वहां पे बहुत तेल है, ठीक है। और दुबई में उसी तरह से आप कोल की बात अगर करो तो इंडिया में भी कोल बहुत जगह पे है, जैसे मध्य प्रदेश में, झारखंड में, आपके झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, इस जगह पर कोल बहुत ज्यादा है, बहुत सारा कोल है, नियर अबाउट 80 मिलियन टन, 80 मिलियन और 80 ट्रिलियन समथिंग, कुछ ऐसा ही आंकड़ा है। तो क्या है कि इस सब जगह को जियोलॉजिकल साइंटिस्ट ने रीड किया और इनको ऐसा आभास हुआ कि इस जमीन के नीचे शायद कोल मिले। हो सकता है बहुत साल पहले यहाँ पे बहुत जंगल वंगल था होगा, और फिर धरती फटी तो उसके नीचे सारा ट्री सब अंदर चला गया, और फिर वो क्या हुआ, कोल बन गया है, ठीक है, दब के। तो अगर ट्रीज अंदर दब गया, ट्रीज का जो डेड एंड डिकेड पार्ट होता है वो अर्थ के प्रेशर और टेम्परेचर के कारण धीरे 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 काला होने लगा, और क्या हुआ, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होने लगा, ठीक है। तो अगर ट्रीज का जो डेड एंड डिकेड पार्ट है दैट इज कोल, और जो एनिमल्स का डेड एंड डिकेड पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड एंड डिकेड पार्ट है, दैट इज पेट्रोलियम। आई थिंक अब हम लोग लिंक पे पहुंच गए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं,
जो ट्रीज का डेड एंड डिकेड पार्ट है दैट इज कोल, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड एंड डिकेड पार्ट जो अर्थ के बीच में रह गया, अर्थ के क्रस्ट में, कोर क्रस्ट में नियर अबाउट, तो दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक है, आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। फिलहाल अभी पेट्रोलियम को अभी हम लोग साइड रखते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग करेंगे अभी हम लोग बातें करेंगे सिर्फ कोल पर। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो कोल है, आपको पता चल गया कि कोल क्या हुआ, ट्रीज जो कि धरती के अंदर रह गया बहुत समय तक, तो वो क्या हुआ, धीरे 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 सॉलिड, पूरा सॉलिड तो था ही, वो और सॉलिड होने लगा और वो ब्लैकिश होने लगा, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, तो वो बन गया कोल। अच्छा, इस कोल में मेनली क्या क्या होता है? इस कोल में होता है कार्बन, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और एंड इन सम अमाउंट समटाइम्स सल्फर एंड हाइड्रोजन ऑल्सो। तो आप मेनली लिखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन एंड देन सल्फर, ठीक है। कोल में क्या क्या चीज होता है, कोल किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। क्लियर है बात? ओके, नाउ अब देखो बच्चों, कोल का जो फॉर्मेशन है, ये जो कोल का फॉर्मेशन है ना बच्चों, ये क्या होता है, ये 4 स्टेज में होता है। सपोज अब मान लो कि बहुत सारा ट्री था, वो धरती के अंदर चला गया, धरती के फटने पे, ठीक है। तो कुछ होगा जो कि बहुत सबसे नीचे होगा, और कुछ होगा जो बीच में होगा, कुछ होगा जो बीच वाले से थोड़ा ऊपर होगा, और कुछ होगा जो सबसे ऊपर में होगा, है ना। अच्छा, जो सबसे ऊपर होगा बच्चों, ध्यान से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो वाला ट्री का पार्ट सबसे ऊपर होगा, उसमें एज कंपेयर टू द डाउन, द मोस्ट डाउन पार्ट, जो सबसे नीचे वाला लेयर जो होगा ट्रीज का, उसमें जितना हीट लगेगा, क्या उतना ही हीट इस सबसे ऊपर वाले पार्ट में लगेगा? नहीं, क्योंकि वो सबसे नीचे है, मतलब वो धरती के नीचे से टेम्परेचर आ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो सबसे नीचे वाले पार्ट को लगेगा, लगेगा कि नहीं? अच्छा, जो प्रेशर सबसे नीचे वाले पे रहेगा, क्या वो सबसे ऊपर वाले पे रह सकता है? मतलब ऐसा समझो कि पहले बचपन में हम लोग खेलते थे, बहुत सारा दोस्त लोग हैं, तो क्या है कि एक के ऊपर एक सब चढ़ के, मतलब एक को कोई गिराया, उसके ऊपर कोई, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, मतलब सब लोग बदमाशी करते रहते थे। बारिश के टाइम पे ये बहुत लोग खेलते होंगे शायद। तो आप समझो कि उस खेल वैसे जो लोग खेलते थे, तो जो सबसे नीचे वाला है, सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा वजन किसको लगेगा? मान लो आप 5 लोग, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर लोग, 5 लोग आ गए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वजन किसको लगेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर होगा? जो सबसे नीचे है। सबसे कम प्रेशर किस पे होगा? जो सबसे ऊपर है ना। तो उसी तरह से ये तो अर्थ के अंदर है, तो प्रेशर तो भाई सब पे होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे होगा? सबसे नीचे वाले पार्ट पे। और सबसे कम प्रेशर किस पे होगा? सबसे ऊपर वाले पार्ट पर। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, तो उसी तरह से अभी 2 पॉइंट मिल गया आपको कि जो सबसे नीचे है उस पर हीट सबसे ज्यादा और प्रेशर सबसे ज्यादा, और जो सबसे ऊपर है उस पर हीट सबसे कम और प्रेशर भी सबसे कम होगा, है ना। ओके, तो बच्चों उसी हिसाब से कोल का 4 पार्ट, 4 कैटेगरी बनाया गया। ये मान लो ये द अपर मोस्ट हो गया, उसके बाद फिर ये बीच का, उसके बाद ये, ठीक है, और उसके बाद फिर ये पूरा। बात समझ रहे हो? देखो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। ये अर्थ के क्रस्ट में आप मान लो ऐसा ही कुछ
स्ट्रक्चर बना हुआ है वही मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप देखिए मैंने 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाया है, शायद मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा। एक देखिए मैंने इस तरह से कुछ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए मैंने सॉरी वर्टिकल लाइन, उसके बाद मैंने देखिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ पार्ट को दिखाया इतना दूर को, उसके बाद मैंने डॉट से दिखाया, उसके बाद मैंने पूरा डार्क कर दिया है। तो आप मान लो कि ये पूरा का पूरा वो सारा ट्रीज का पार्ट है जो कि अर्थ के क्रस्ट में गया। ये मैंने अर्थ का क्रस्ट बनाया है, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ का ये मैंने क्या किया है, ये मैंने अर्थ का क्रस्ट बनाया है। तो देखो बच्चों, चूंकि ये सबसे नीचे का पार्ट है इसमें, इसलिए हीट सबसे ज्यादा, प्रेशर सबसे ज्यादा, और ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है तो इसमें हीट सबसे कम और प्रेशर भी सबसे कम। तो उसी तरह से ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, यहां पर से यहां पर जो कोल मिलता है दैट इज नोन एज पीट कोल, PEAT, पीट। ये सबसे पहले स्टेप में बच्चों तैयार हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में यही वाला कोल तैयार होता है। बात समझ रहे हो ना, जितना ज्यादा टाइम तक रहेगा उस पर उतना प्रेशर उतना हीट मिलेगा। बात समझ रहे हो ना। तो अर्लियर स्टेजेस में भी, अर्लियर स्टेजेस में जो सब कोल बाहर आ जाता है दैट इज कॉल्ड पीट। या नहीं तो मान लीजिए कि कहीं पे कुछ मिला है तो यहां पर से यहां तक पहुंचने में भी तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 100-200 साल लग जाए इतना दूर तक खपत कर लेने में, इतना दूर तक एग्जॉस्ट कर देने में। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज पीट। ठीक है, ये पीट जो है ये सबसे इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल होता है। लिखना शुरू करिए, पीट इज द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, ये सबसे इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल होता है। क्यों? इनफैक्ट ये बहुत ब्लैक दिखता भी नहीं, ये ग्रीनिश टाइप ही दिखेगा आपको, पीट कोल। ठीक है, अच्छा ये जो पीट कोल है बच्चों, ये एक तो सबसे इंफीरियर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब आप समझ रहे हो ना, पानी का जो ड्रॉपलेट्स होता है जो कि सस्पेंडेड रहता है, तो इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो आप खुद ही समझो कि मान लो कि आपको मैंने एक सूखी लकड़ी दे दी और इसको बोला कि आप इसको जलाओ, तो वो बहुत अच्छे से जलेगी, है ना। लेकिन अगर मैं उसी तरह के का एक और सूखा लकड़ी लाऊं, एक सूखी लकड़ी लाऊं सॉरी, और फिर क्या करूं मैं उस लकड़ी को पूरा पानी से भिगो दूं, उसके बाद मैं बोलूं कि आप इसको जलाओ, तो क्या होगा, आप देखना उसको जलने में बहुत टाइम लगेगा और वो स्टार्टिंग में जलने के टाइम तो बहुत ज्यादा स्मोक देगा, है ना, बहुत ज्यादा वो स्मोक देगा। तो वही वाला कंडीशन है यहां पे कि इसमें जो है मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और पीट में जो कार्बन का कंटेंट होता है, मतलब उसमें कितना परसेंट कार्बन होगा भाई, तो उसमें 50-60% कार्बन होता है बच्चों। पीट कोल में 50-60% ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, पीट में 50-60% कार्बन होता है, कार्बन कंटेंट होता है, इसलिए ये सबसे इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों लिग्नाइट, LIGNITE। इसमें क्या होता है, एज कंपेयर टू पीट, पीट के कंपैरिजन में इसमें लिग्नाइट में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीट से तो ज्यादा प्रेशर इस पर है और हीट भी पीट से ज्यादा है इस पे, तो क्या हो जाता है ना कि इसका मॉइस्चर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो जो लिग्नाइट कोल होता है वो पीट के नीचे होता है। ठीक है, तो पीट के नीचे इसका कलर क्या होता है, दैट इज डार्क ब्राउन इन कलर। पीट वाला जो लिग्नाइट कोल जो है, सॉरी लिग्नाइट कोल इज डार्क ब्राउन इन कलर। ओके, और इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है बच्चों वो 70 से 75 के अंदर होता है। ठीक है, 70 to 75 के अंदर।
लिग्नाइट में 70 to 75, पीट में 50 to 60। ठीक है। अच्छा, इसमें मॉइस्चर भी कम होता है, तो एज इन कंपैरिजन टू पीट ये ज्यादा अच्छा जलता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और कम स्मोक देता है। पीट बहुत ज्यादा स्मोक देगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू पीट लिग्नाइट जो है वो कम स्मोक देगा। ठीक है। और इसमें देखो कार्बन कंटेंट भी 70% है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड है दैट इज बिटुमिनस। द स्पेलिंग इज बिटुमिनस, BITUMINOUS। कहीं कहीं पे आप देखोगे NUS भी, कहीं कहीं पे आप देखोगे कि NUS भी लिखा हुआ रहता है बिटुमिनस का, MINUS, बिटुमिनस। ठीक है। ये देखो बिटुमिनस जो है ये पीट और लिग्नाइट दोनों से अच्छे क्वालिटी का कोल है। ठीक है। इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 80 to 85% रहता है बच्चों। पीट में 50 to 60%, लिग्नाइट में 70% और बिटुमिनस में कितना है 80 to 85%। अच्छा, इस बिटुमिनस में कोई भी अनवांटेड पार्टिकल, जैसे अनवांटेड पार्टिकल में स्पेशली मॉइस्चर नहीं होता है। बिटुमिनस में मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है। मॉइस्चर बहुत कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल या नहीं के बराबर होता है, इसीलिए ये बहुत अच्छा जलता है ना, बहुत अच्छा जलता है और बहुत कम स्मोक और बहुत कम ऐश भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंथ्रासाइट। बच्चों, एंथ्रासाइट कब बनेगा? अब देखो ना, पहले पीट खत्म होगा तब तो आप लिग्नाइट पे पहुंचोगे ना। पहले लोग पीट को निकाल के खत्म करेंगे, उसके बाद ही तो लिग्नाइट तक पहुंचेंगे। लिग्नाइट के बाद क्या होगा? बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। अच्छा, जब बिटुमिनस को बहुत टाइम तक रख दिया जाता है, बिटुमिनस कोल को बहुत टाइम तक अगर रख दिया जाता है तो ये एंथ्रासाइट बन जाता है। या फिर बिटुमिनस के भी जो सबसे निचला पार्ट होगा दैट इज एंथ्रासाइट। ये द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है और इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है ये 90% होता है बच्चों। ये बहुत हार्ड कोल होता है। अच्छा, इसी एंथ्रासाइट के बाद अगर इस एंथ्रासाइट को भी बहुत टाइम तक और रख दिया जाए तो क्या होगा? फिर ये एंथ्रासाइट ही फिर डायमंड बन जाएगा। बात समझ गए? कोल से ही तो डायमंड बनता है ना, इसीलिए बच्चों कोल को बोला जाता है ब्लैक डायमंड। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्लैक डायमंड। अच्छा, पेट्रोलियम को बोला जाता है लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को बोला जाता है लिक्विड गोल्ड और कोल को बोला जाता है ब्लैक डायमंड, क्योंकि कोल की जरूरत बहुत है, बहुत सारे केसेस में होती है। तो ये हो गया आपके काम का चीज। सबसे इंफीरियर क्वालिटी का पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस और उसके बाद एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट कितना है? तो भाई 90 या उससे अबव, नॉट लेस देन दैट। बिटुमिनस में कितना है? 80 to 85। लिग्नाइट में कितना है? 70 और पीट में कितना है? 50 to 60%। सबसे इंफीरियर क्वालिटी पीट, सबसे अच्छा क्वालिटी एंथ्रासाइट। बात समझ गए? अच्छा, अब देखो बच्चों, ये तो मैंने 4 लेयर से बताया। अब अगर आप समझो कि एक ही कोल कैसे कितना बन सकता है, और ये मैंने 4 लेयर में क्यों समझाया आपको। सबसे कम प्रेशर तो पीठ पर ही लग रहा है ना, इसीलिए अब मान लो कि कभी ऐसा कोई त्रासदी हुआ जिसमें कि कोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब उसको बहुत अर्लियर ही लोगों ने पता किया और बहुत अर्लियर ही उसको डिग आउट कर लिया गया। तो क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट पीट मिल गया, उसके बाद लिग्नाइट मिल गया, फिर बिटुमिनस मिल गया, फिर एंथ्रासाइट मिल गया। लेकिन अगर इसी को बहुत टाइम तक छोड़ दिया जाए तो ये पीट भी कभी ना कभी एंथ्रासाइट का रूप जरूर धारण कर लेगा, अगर बहुत टाइम तक। क्योंकि टाइम के कारण ही तो ये लकड़ी, वो जो गाछ वृक्ष था वो कोल में तब्दील हो गया ना। तो और टाइम तक अगर छोड़ दो तो हो सकता है कि नीचे का जितना कोल है वो सब डायमंड बन जाए और ऊपर वाला पीट वाला भी जो है उतने दिन तक, उतना टाइम तक उसको छोड़ दिया गया कि ऊपर वाला भी जो है फिर पीट से वो एंथ्रासाइट बन गया। वो क्या है, वो टाइम पर डिपेंड करता है कि कोल कैसा है, कितना टाइम पीरियड उसको मिला है। अगर अर्लियर उसको निकाल लिया गया तो ऊपर वाला पीट हो गया,
और या नहीं तो फिर अगर उसको बहुत टाइम तक छूटा हुआ ही रह गया तो क्या होगा, सारा का सारा एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको यही समझना है कि जो पहला वाला लेयर है दैट इज पीट का लेयर होता है, उसके बाद फिर लिग्नाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट। कार्बन कंटेंट याद रखना बच्चों बहुत जरूरी है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे इंफीरियर कौन होता है, सबसे सुपीरियर कौन होता है। अच्छा, अगर आपको इसमें पूछ लिया जाए कि इन चारों में से सबसे अच्छा फ्यूल कौन होगा, सबसे अच्छा जलेगा कौन, ऑब्वियसली एंथ्रासाइट। सबसे भद्दा सा कौन जलेगा, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, स्मोक और एशेस के कारण, मतलब जो बहुत सारा रेसिड्यू छोड़ेगा जलने के बाद, वो कौन होगा, दैट इज पीट। इसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा है। आपसे पूछ लिया सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट किसमें है, तो पीट में। सबसे कम किसमें है, एंथ्रासाइट में। सबसे कम का मतलब नहीं है, सबसे कम बिटुमिनस में, एंथ्रासाइट में नहीं है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो बच्चों, और क्या है ना कि कोल का तो आपको काइंड्स और टाइप पता चल गया, इसके साथ क्या है ना, अब कोल का भी कुछ कुछ प्रोसेस किया जाता है। एक होता है प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, जो कोल मिला उसका प्रोसेस है एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस कोल का हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं और उससे फिर बहुत अलग अलग तरह का प्रोडक्ट, जैसे आप देखते हो कोल्टार, अलकतरा, आपने सुना है ना। अरे भाई, जो रोड्स बना हुआ होता है, जीटी रोड्स, हाईवेज जो बना हुआ होता है, ब्लैक ब्लैक जो हाईवेज होता है, आपने देखा होगा बहुत बार रोड बनते हुए बहुत ब्लैक सा लिक्विड होता है जिसको गर्म किया जाता है और साथ में फिर बहुत सारा बड़े बड़े मशीन्स और गाड़ी से उसको फिर रोड पे डाला जाता है ना। तो दैट इज कोल्टार। वो कोल्टार कैसे बनता है, वो इसी कोक के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान वो बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है बाहर। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है ना कि हम लोग कोल को जलाते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। कोयला को क्या करते हैं, हम लोग जलाते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो बहुत अलग अलग तरह का, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का चीज मिलता है। दैट प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को आपको एक बार फिगराइज करके नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, ओके। देखिए, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम लोग एयर के एब्सेंस में, बच्चों एयर के एब्सेंस में हम लोग कोल को हीट करते हैं। ठीक है, एयर के एब्सेंस में हम लोग कोल को हीट करते हैं। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में देखिए क्या क्या है, क्या क्या बन जाता है। कोक बनता है पहले, COK, कोक। ये कोक जो होता है, मैं जो भी बोल रहा हूं प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ये जो कोक होता है ये भी बहुत अच्छा फ्यूल है, ये बहुत अच्छा जल सकता है, लेकिन इसको जलाने में काम में नहीं लाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोक को बनाना भी तो बहुत मुश्किल है और वो उतना अमाउंट में बन ही नहीं सकता है। तो कोक का जलाने से भी कहीं ज्यादा जरूरी कुछ कुछ यूजेस है, जैसे कोक का यूज किया जाता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिड्यूस करने के लिए। आपको हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ाया होगा कि रिड्यूस करने के लिए पहले आप ऑक्साइड बना लेते थे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, याद है कि नहीं? ओके, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से आप पहले अपना ऑक्साइड बना लेते थे, उसके बाद उस ऑक्साइड को रिड्यूस करवाते थे। तो मैंने एक दो जगह पे कोक लिखा था ना, कोक यही है। कोक इज फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बात समझ रहे हो? अच्छा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से जो बनता है, तो ये कोक में 98% कार्बन होता है बच्चों, 98। तो आप सोचो ये कितना अच्छा जलेगा, है ना। जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट वो उतना अच्छा जलेगा, हाँ? उतना कम रेसिड्यू छोड़ेगा, उतना कम स्मोक करेगा। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, रिडक्शन में यूज करते हैं। इसको किसी रिएक्शन में डाल दो तो ये क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी कंपाउंड से उसका ऑक्सीजन ले लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है। अच्छा, उसके बाद कोल्टार, उसके बाद कोल गैस। ठीक है, ये सब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है। अमोनिकल लिकर, तो ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं, सॉरी, कोल। अमॉर्फस फॉर्म क्या होता है, जो बहुत ही ब्रिटल हो। ठीक है, ब्रिटल नेचर का हो, जो बहुत ही मतलब वो तुरंत टूट जाने वाला, क्षण भंगुर, बिखर जाने वाला। तो वो अमॉर्फस फॉर्म में क्या होता है, वुड चारकोल। वुड चारकोल क्या है भाई,
वुड चारकोल होता है, आप हमेशा देखना कि जब लकड़ियों को जलाया जाता है, आप अपने घर में भी देख सकते हो, जब ठंडी में लकड़ी जलाओगे ना तो कुछ कुछ क्या है एशेस के साथ कुछ कुछ देखना इतना छोटा छोटा में कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप का बच जाता है। दैट इज अनबर्न्ट वुड। वो क्या है, अनबर्न्ट होता है, वो ब्लैक हो जाएगा, वो पूरा पूरा लेकिन जल नहीं पाया, तो उसी को हम लोग कहते हैं जो पूरा जल नहीं पाया, दैट इज वुड चारकोल। एनिमल चारकोल, अब अगर एनिमल्स को जलाया गया तो एनिमल के हड्डी से में जो बना दैट इज एनिमल चारकोल। शुगर चारकोल भी, शुगर को का जब कंप्लीट बर्निंग नहीं होता है तो शुगर चारकोल बनता है। लैम्प ब्लैक, कोक, ये सब भी कुछ कुछ। लैम्प ब्लैक क्या होता है, काजल। काजल को आप देखना हाथ में लोगे फिर ऐसे करोगे तो वो चारों तरफ फैल जाएगा, मतलब वो क्या है बहुत जल्दी वो टूट टूट के बिखर गया और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो होता भी तो है पाउडर स्टेट में ना। तो एमॉर्फस मतलब जो कि बहुत भूरभूरा हो, भूरभूरा मतलब कोई मिट्टी का बहुत टाइट नहीं, बहुत हल्का सा मिट्टी का कुछ बॉल जैसा बना हुआ है, या फिर बालू का, सैंड का कोई बॉल बना हुआ है, आप उसको हाथ से ऐसे दाबोगे तो सारा बिखर जाएगा, तो दैट इज अमॉर्फस फॉर्म। ओके, तो आई थिंक कि अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया वो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया कोल का। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले डिस्कशन करूंगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, उसके बाद हम लोग आएंगे पेट्रोलियम पे। आई थिंक 1 या 2 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे बात करेंगे। ओके, चलिए।